हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपका कक्षा 12 में सदिश चला हुआ है और सदिश की प्रश्नावली आपकी 10.8 है। 10.8 के हम अब से पहले क्वेश्चन 10 तक देख चुके थे और उससे पहले क्रम से वीडियो भी चली हुई है सदिश की। आज से अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बात करी है कि दिक्कोज्जय ज्ञात करें। बस आपको पता होना चाहिए कि दिक्कोज्जय होती क्या है, दिक्कोज्जय किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है आज का। दिक्कोज्जय के लिए पढ़ोगे दिक्कोज्जय। दिक्कोज्जय का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता दूं मैं। दिक्कोज्जय, यदि दिक्कोज्जय निकालनी होती है तो वो होती है LMN। अब ये LMN का मान कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है A/A² प्लस B² प्लस C²। अच्छा, आप सोचोगे कि ये A क्या है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, आप इसको हटा दोगे और अब से पहले जो आपने पढ़ा था x² प्लस y² प्लस z², ये भी आप पढ़ सकते हो। x बटे ये और y बटे फिर और z बटे फिर। x यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यही पोर्शन होगा x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पे भी अंडर रूट क्या होगा x² प्लस y² प्लस z²। आओ समझेंगे। देखो, अगर आपसे कहता है दिक्कोज्जय, दिक्कोज्जय में आपको 3 आंसर देने होते हैं, L का, M का और N का मान देना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो भी आपको वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है 1 का करिए, 2 वेक्टर दे रखा है तो उनका योगफल निकालना होगा। आपको बोलेगा कि इनका योगफल का, इनके योगफल की दिक्कोज्जय ज्ञात करिए। अब क्या करेंगे आप करोगे I के गुणांक को क्या बोलते हैं भाई, x बोलते हैं, j के गुणांक को y बोलते हैं और k के गुणांक को z बोलते हैं। आपने जाना L अगर दिक्कोज्जय निकालनी है तो x मतलब I का गुणांक बटे वेक्टर का मॉडुलस, जो आपको वेक्टर दे रखा है, यही आपके आंसर कहलाएंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन को। लेट, सबसे पहले हम लेट करने वाले हैं। माना क्या कि xi या फिर xi प्लस yj और प्लस zk से तुलना। दी गई समीकरण की xi प्लस yj प्लस zk से तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे जो पोर्शन आने वाला है x का मान कितना आ गया 3, y का मान क्या आ चुका है -4, क्योंकि चिन्हों के साथ में लिखना होता था आपको, और z का मान क्या आ चुका है भाई 12। क्लियर है बात। आगे अब क्या करना है आपको निकालनी है दिक्कोज्जय। और दिक्कोज्जय का आपने फॉर्मूला भी जान लिया है। दिक्कोज्जय तीन आंसर देगी दिक्कोज्जय में। एक तो आपका L आएगा, L बराबर क्या होता है जी x बटे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। जानेंगे L जो का तो रहेगा x क्या है भाई 3 है तो 3 रखेंगे, अंडर रूट में आने वाला है x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और z का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर। आगे चले, L बराबर ये रहेगा 3 और रूट में आने वाला है आपका पोर्शन 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आप इसे ऐड करेंगे क्या आएगा 169 आने वाला है। 169 किसका वर्गमूल होता है भाई 13 का। तो जो आपका L दिक्कोज्जय का पहला जो आंसर आया वो आपका 3/13 है। बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसीजर आपको करना है। क्या निकालने के लिए, दिक्कोज्जय में m का मान निकालने के लिए। m का मान कैसे निकलेगा y और बटे अंडर रूट क्या आने वाला है भाई x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर। m जो का तो y का मान क्या है भाई -4 और अभी आपने इसका मान निकाला है, सॉल्यूशन देने के बाद क्या है 13। ये क्या निकल के आ गया, ये m का मान निकल के आ गया है। क्लियर। आगे चलिए, अब आपको किसका मान निकालना है n का मान। n बराबर क्या होता है भाई z बटे फिर दिक्कोज्जय का दी गई सदिश का क्या निकालना मॉडुलस, और दी गई सदिश का मॉडुलस आपने पहली वीडियो में देख भी लिया था। तो n बराबर z का मान क्या है भाई 12 और इसका मान कितना निकाला आपने 13, तो यहाँ पे 13 ही लिखने वाले हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार हम किसी भी दी गई सदिश का या दी गई समीकरण का क्या निकाल सकते हैं, दिक्कोज्जाय निकाल सकते हैं। अतः नोट करोगे, अतः दी गई दिक्कोज्जाय गलत, अतः दिक्कोज्जाय क्या निकल के आई भाई आपकी, एल एम और एन। एल का मान क्या आया है, एल का मान आया 3/13 और एम का मान आया 4/13 और इसका मान आया है 12/13। ये इस क्वेश्चनों की क्या कहलाएगी, दिक्कोज्जाय कहलाएगी। ठीक है, तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दे रखा बिंदु 1 1 -1 व बिंदु 2 3 1 को मिलाने वाले सदिश की दिक्कोज्जाय ज्ञात करिए। मतलब पहले आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं से दो सदिश बनाने हैं, उन दोनों सदिश को मिलाने वाला सदिश बनाना है, मिलाने वाले सदिश की निकाल देनी है दिक्कोज्जाय। फाइनल। तो सबसे पहले हम यही कार्य करने वाले हैं। इसमें हम निकालने वाले हैं बिंदु 1 1 1 से सदिश, और -1 है तो माइनस ही रहेगा, 1 1 और -1 से सदिश। और सदिश कैसे बनेगा, आप वेक्टर ए बराबर, ये जो होते हैं ना 3 पद देते हैं। देखो अब से पहले आपने केवल 2 पद पढ़े थे कि 1 दे रखा है 1 1 दे रखा है 3। कहने का अर्थ क्या है कि पहला बिंदु 1 है, पहला कोष्ठ में जो बिंदु है वो 1 3 दे रखा है। इसका मतलब पहला मान क्या होता था, x का, दूसरा मान क्या होता था, y का, जब बिंदु चलते थे। लेकिन अगर आपको 3 बिंदु दे रखे हैं तो तीसरा मान किसका होगा, z का। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ लिखने वाले हो 1 × i और प्लस 1 × j और प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है 1 × k। ये तो आपने निकाला वेक्टर ए को। इसी प्रकार दूसरे बिंदु से आप निकाल सकते हो 2 3 और 1 से क्या, वेक्टर बी को। वेक्टर बी कैसे निकलेगा, वेक्टर बी निकलेगा आपका क्या, 2i + 3j + k, क्योंकि 1 की गुणा करने पर k ही आएगा, 1 की गुणा करने पर j ही आएगा, 1 की गुणा करने पर k ही आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आप वेक्टर ए ये दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है, आपको निकालना है रेखा ए बी। रेखा ए बी कैसे निकालोगे आप, चलो इसे मैं रफी कर दूं थोड़ा। हम आपको करना है कि सदिश कौन सा, वेक्टर ए बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। जैसे अब से पहले करते आ रहे हो आप, स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे भाई, ए का निकालना है और किसके सापेक्ष निकालना है, ओ के। तो क्या निकल के आएगा, वेक्टर ओ ए निकल के आएगा। वेक्टर ओ ए क्या कहलाएगा, वेक्टर ओ ए कहलाएगा i + j और -k। ऐसे ही बी का निकालना है, वेक्टर बी का ओ के सापेक्ष क्या निकल के आएगा, वेक्टर ओ बी बराबर हो जाएगा आपका 2i + 3j और +k। क्लियर। अब आपको निकालनी है रेखा, रेखा निकालनी है हमें ए बी। और ए बी का हमने कुछ फॉर्मूला लर्न किया था, क्या था, ओ बी माइनस ओ ए। अगर आपको रेखा निकालनी है तो रेखा निकालने के लिए बाद वाला पद पहले लिखा जाता है, पहले वाला पद बाद में लिखा जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ओ बी की जगह ओ बी का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 2i + 3j + k। एंड ओ ए के जगह ओ ए का मान i + j और -k। माइनस अंदर लेके भी जाएंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। 2i में से 1i जाएगा, क्या बचेगा, केवल i। 3j में से 1j जाएगा, क्या बचेगा, 2j। और ये माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, +2k, 1k कितना हो जाएगा, 2k।
ये आपका एक फाइनल एक रेखा निकल के आई है, रेखा ए बी। इस रेखा, क्योंकि उसने कहा था मिलाने वाला जो सदिश आएगा, मिलाने वाला सदिश क्या निकल के आया आपका ए बी। इस सदिश का आपको क्या निकाल देनी है, दिक्कोजय। फॉर्मूले आपके सामने हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे। अब दिक्कोजय में आपको क्या निकालना, एल का मान। एल बराबर क्या होता है भाई, एल बराबर होता है आई का गुणांक। आई का क्या गुणांक है, जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है। आई का गुणांक है 1/x का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, आगे 2 का स्क्वायर होगा, आगे 1 जो का तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 4 8 और 1 9, √9 होगा, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। तो L का मान आपको प्राप्त हो चुका 1/3। ऐसे ही हम निकाल देंगे क्या, M का मान। M का मान क्या आएगा भाई, 2 और बटे कितना आने वाला है 3, क्योंकि फिर भी सोल्यूशन 3 ही आएगा। ऐसे ही किसका मान, N का मान क्या आने वाला है 2/3 ही आने वाला है। तो दिक्कोजय जो आपकी फाइनल में आई है, दिक्कोजय वो जो बन के आई आपकी L का, M का और N का मान जो बन के आया है, L का मान है आपका 1/3 और M का मान है 2/3 एंड N का मान भी 2/3 ही है। ये आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। वापस इक्वल करेंगे जल्दी से। ध्यान रखिए, आपको 2 रेखा देता है, 2 रेखा देता है और आपसे पूछा जाता है कि दिक्कोजय ज्ञात करें, या तो वो बोलेगा इनका योगफल की दिक्कोजय ज्ञात करें, या बोलेगा आपसे इनके बनाने वाली रेखा की दिक्कोजय ज्ञात करें। आपको रेखा नहीं दे रखी है, आपको दे रखे हैं बिंदु। सबसे पहले आज हमने सीखा अगर 2 बिंदु दे रखे हैं या 3 बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं से पहले सदिश को कैसे बनाया जाता है, उनके गुणांकों के साथ IJ के रखने पर क्या बन जाते हैं, सदिश बन जाते हैं। अब आपको ए और बी सदिश मिल चुके हैं, लेकिन हमें रेखा चाहिए, तो बिंदु ओ से इसके सदिश निकालेंगे। वेक्टर ओ ए निकल के आएगा जो का तो, ओ बी निकल के आएगा जो का तो। फाइनल हुआ। आगे ये रेखा निकालनी है ए बी रेखा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था ओ बी माइनस ओ ए, दोनों वेक्टरों को आपस में घटाया, एक फाइनल रिपोर्ट निकल के आई, रेखा ए बी निकल के आई, और रेखा ए बी का ही आपको क्या निकाल देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिक्कोजय। और दिक्कोजय के बारे में आपने पिछली बार जाना था, ठीक है, नोट करो। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्या दे रखा है, सदिश दिया है आपको IJ के, बड़ा सिंपल है। आपसे पूछा गया इकाई सदिश ज्ञात करें। इकाई सदिश आपने पिछली वीडियो में देख लिया था कि इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, एक बात। सेकंड बात इसमें की है कि x अक्ष से बनने वाला कोण ज्ञात करें, x अक्ष से कितना एंगल बन रहा है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो देखेंगे, देखो अगर आपको दे रखा है वेक्टर ए बराबर दे रखा है I + J + K, और आपसे पूछा गया है इकाई सदिश ज्ञात करें। इकाई सदिश के लिए आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इकाई सदिश में होता है, इकाई सदिश का अर्थ होता है ए कैप निकालना। ए कैप का अर्थ होता है वेक्टर ए और बटे वेक्टर ए का मोडुलस, वेक्टर ए का क्या मोडुलस। और वेक्टर ए का मोडुलस कैसे निकाला जाता है वो भी आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। यदि वे वीडियो आपने मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे वेक्टर ए मतलब कि I + J + K जो का तो उसका मोडुलस कैसे निकाला जाता है, √1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि I का गुणांक, J का गुणांक और K का गुणांक का वर्ग करके लिखा जाता है। यहाँ पे होगा I + J + K अपॉन में कितना होगा √3। हमें जो इकाई सदिश देना होता है वो अलग अलग पोर्शन में देना होता है, तो 1 अपॉन कितना होगा 3, 1 अपॉन √3 I, हर को अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन √3 J और यहाँ पे होगा 1 अपॉन √3 K। और ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन में आपसे पूछा गया था इकाई सदिश ज्ञात करें। सेकंड पोर्शन आपसे पूछ रहा है कोण ज्ञात करें, और किस x अक्ष पर कोण ज्ञात करें, या x अक्ष से बनने वाला कोण ज्ञात करें। इस बात का ध्यान देंगे, x अक्ष से बनने वाला कोण। अगर मैं आपसे पूछूँ आपने आज क्या सीखा, ये सीखी दिक्कोजय। अगर आपसे कोण पूछता है x अक्ष से बनने वाला कोण, यहाँ से ही आंसर आएगा। y अक्ष से बनने वाला कोण तो भी आएगा, और z अक्ष से बनने वाला कोण भी यहाँ से ही आएगा। कैसे, जो आपका L होता है उसे बोला जाता है कोस अल्फा। अगर यहाँ पे कोस अल्फा है तो ये x अक्ष से बनने वाला कोण है, ये बोला जाएगा आपका कोस बीटा। क्योंकि कोई नया एंगल दोगे तो कोई नया नाम भी देना है आपको, कोस बीटा बोल दिया गया, अगले को क्या बोलेंगे कोस गामा बोलेंगे।
गामा का चिन्ह ये होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है एक्स अक्ष से बनने वाला कोण ज्ञात करें, तो आपको निकालना है एक्स अक्ष से बनने वाला कोण। एक्स अक्ष से बनने वाला कोण क्या होता है भाई? कोस अल्फा होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं जेड अक्ष से बनने वाला कोण क्या होगा, तो कोस गामा होगा। ये एक्स अक्ष से बनने वाला कोण होगा कोस अल्फा, और कोस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब ध्यान देंगे, अगर आपसे दिक्कोजय देता है, पूछता है, तो ये खत्म हो जाते हैं एल बराबर एम बराबर एन बराबर, यही फॉर्मूले रहते हैं। अगर आपसे कोण पूछता है तो ये एल खत्म हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? कोस अल्फा के बराबर आ जाएगा। कोस अल्फा बराबर जो की तो बात। अब कोस जो का तो रहेगा, अल्फा जो का तो, एक्स का मतलब एक्स का गुणांक, गुणांक क्या है भाई? 1 और बटे अंडर रूट एक्स मतलब आई का गुणांक क्या है? 1, 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक क्या है? 1, 1 का स्क्वायर, और के का गुणांक क्या है? 1 और 1 का स्क्वायर। आगे कोस अल्फा ही रहने वाला है, 1 अपॉन कितना आएगा? अंडर रूट 3। आप ये सोचिए, कोस में 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसी का मान होता है कि नहीं होता है? कोई मान नहीं होता 1 अपॉन रूट 3 का। ये 10 में होता है, 10 30 का मान होता है, और कोट 30 का मान होता है। कोस में 1 अपॉन रूट 3 किसी का मान नहीं होता। लेकिन आपसे तो एंगल पूछा गया है, अल्फा का मान आपको निकालना है। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे जो एंगल नहीं बन के आ रहा है, सपोज करो यहाँ पे 2 आ जाता, किसी कारणवश 2 आ जाता, ठीक है, तो क्या करते हैं आप? तो करते कि कोस अल्फा बराबर, इसे बोलते हैं कोस में किसका मान होता है? कोस π/4 का मान होता है। तो कोस π/4 आप यहाँ पे लिखते, और कोणों की तुलना करने पर अल्फा का मान कितना आ चुका होता? कोस π/4 आ चुका, सॉरी π/4 आ चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो कोस है, आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा था कि ये कोस है, उधर जाके क्या बनाएगा? इन्वर्स बनाएगा। मतलब कोस इन्वर्स यहाँ पे होगा, और जो यहाँ पे एंगल बचा हुआ है वही आप जो का तो लिखेंगे, सॉरी अंडर रूट 3 है ना, तो 3 ही लिखेंगे, क्योंकि आपको फाइनल अल्फा का मान उसको देना है। अल्फा का मान मतलब एक्स अक्ष से बनने वाला कोण, अतः एक्स अक्ष से बनने वाला कोण कितना होगा आपका? यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज एवं आयत को। आयत की परिभाषा, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ये आपको पिछली वीडियो में अगली वीडियो में बता दी जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।